सभी लोगों का बियॉन्ड जेके सुपर ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी की इस लेक्चर में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे और हिस्ट्री के अंतर्गत हम वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को आज पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। मुझे फ़ोन कॉल से माध्यम से बहुत से मेरे जो चाहने वाले हैं उन्होंने बोला कि सर आप थोड़ा सा तैयारी कैसे की जाए उस चीज़ के बारे में बताएं। तो उसी चीज़ के बारे में आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए प्री प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री प्लानिंग का अपना रोल है। अगर हम किसी भी चीज़ की प्री प्लानिंग नहीं करते हैं तो वो सारा का सारा जो मामला है वो चौपट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई इवेंट होता है तो उसका एक पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाता है कि इस तरीके से ये काम होगा, यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, उतने लोग आएंगे, वो आदमी इतनी देर तक बोलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। वो सारी चीज़ें उस लेखा जोखा के अंदर एक तरीके से तैयार की जाती है और तब जाके वो चीज़ें धरातल पर उतारी जाती है। तो सेम सी हमारे पास भी हमारा एक दिन होता है, एक महीना होता है, 6 महीने होते हैं, एक साल होता है। अब सपोज दैट हमारे पास एक साल का समय है, एक साल का हमारे पास समय है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि समय के लिए जो भी हमने इस समय में अचीव करना है उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले उसका एक टाइम ड्यूरेशन सेट करना है कि उस चीज को हमने किस तरीके से कंप्लीट करना है। हमें उस चीज के लिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म का मतलब हमने सोच लिया कि यार हमें ये चीज गेन करनी है, तो हम लोग इस चीज को गेन करेंगे 1 साल में। मिड टर्म का मतलब है कि इस चीज के लिए हम बीच में क्या क्या परिवर्तन करते रहेंगे, यानी कि 3-3 महीने बाद या 4-4 महीने बाद हम क्या ऐसा नया करेंगे कि हमें उस काम को करने में कोई बोरियत फील ना हो। दूसरा, शॉर्ट टर्म में मैं सिर्फ आपको इतना बताता हूं कि अगर हमें सक्सेस होना है ना, तो उसके लिए हमें हर एक दिन को डिजाइन करने की भी जरूरत है। अगर मैं रात को 11 बजे सो रहा हूं तो मुझे पता है कि अगर मैं सुबह 9 बजे भी उठता हूं तो उस 9 बजे से लेकर रात का जो आने वाली 11 बजे है, उस टाइम को कैसे मैंने मैनेज करना है। अगर आप लोगों ने ये चीज सीख ली ना, तो आप लोगों को कभी भी लाइफ में कोई बीट नहीं कर सकता। बड़ी जो सक्सेस होगी वो एक दिन जरूर आपके पास होगी, वो भी फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर। अब करना कैसे? सिंपली आप लोग कुछ मत कीजिए। आप लोगों के पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटे में से आप 8 घंटे आराम से सोइए, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए 8 घंटे की जो नींद है ना, वो बेहद जरूरी है। अगर ये 8 घंटे निकल भी जाते हैं तब भी हमारे पास 16 घंटे बाकी हैं। और अगर मैं बात करूं इन 16 घंटों की ना, तो इन 16 घंटे में से अगर 8 घंटे हम अदर एक्टिविटी और अपने घरों के और बाकी कामों को भी देते हैं, फिर भी हमारे पास
8 घंटे बाकी है। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर आप 8 घंटे में से 2 घंटे भी अपने मोबाइल यानी मोबाइल फोन को भी देते हो, जो भी आपके निजी शौक हैं वो काम भी करते हो, जो भी आपको प्राइवेट काम करने हो वो कर सकते हो 2 घंटे में, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपके पास 6 घंटे का टाइम बचता है, यानी कि जो भी आपके पास 5 से 6 घंटे का टाइम बचा, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी को दीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वो टाइम आपको अपनी स्टडी को देना जरूरी है अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो। क्लियर है? पहली चीज हमने ये समझी कि अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो डेली हमने अपने काम को करने के लिए 5 से 6 घंटे देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब आप लोग कहते हैं ठीक है सर, दे देंगे 5-6 घंटे, क्या हमें सक्सेस मिल जाएगी? क्या हम अपने जो गोल जो हमने सोचा है वो हम अचीव कर लेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। आप 1 साल तक दे दो यार ये 5-6 घंटे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट 0 ही आएगा। 0 क्यों आएगा? अब आप लोग बोल रहे हो यार सर 5-6 घंटे तो हम दे रहे हैं, रिजल्ट क्यों 0 आना? रिजल्ट 0 आने के पीछे एक और कारण है। ये शब्द जो है ना, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम एक कंटेंट का यानी किसी एक चीज का 5 से 6 बार रिवीजन या उसकी बार 5 से 6 बार जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते ना, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, भूल जाओगे यार। तीसरी बार तक इतना हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा धुंधली धुंधली सी यादें रह जाएगी, हाँ यार ये था, हाँ ठीक है, जो भारत पे पहला मुस्लिम अटैक हुआ था वो मोहब्बत बिन कासिम ने करवाया था, 712 में हुआ था साहब, ठीक है, उस दौरान आपको इतना ही याद रहेगा। लेकिन जब आप अगली बार थोड़ा सा पढ़ोगे, चौथी बार पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको रहेगा नहीं यार, इससे पहले ना एक असफल अटैक भी हुआ था, असफल आक्रमण भी हुआ था, जो शायद किसने कराया था? अब्दुल्ला और बिंदला ने कराया था। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रहने लगे। लेकिन अगर जब आप 5वीं बार चीजों को पढ़ोगे, 5-6 बार जब चीजों को पढ़ोगे, तो आपको पूरी जानकारी रहेगी यार कि हाँ, जो पहला मुस्लिम अटैक करवाया था वो मोहब्बत बिन कासिम ने करवाया था, 712 में कराया था। उसके उस टाइम पे जो वहाँ का खलीफा था वो वाजिद अली था, वहाँ पे जो राजा था वो मसूर हजाज था, और उससे पहले भी उन लोगों ने अटैक करवाया था, लेकिन वो अटैक असफल हो जाता है। जो मोहब्बत बिन कासिम था वो 17 वर्ष का था। फिर उसका युद्ध वहाँ पे पहले राजा दाहिर के भतीजे के साथ होता है, फिर बेटे के साथ होता है, फिर वो युद्ध राजा दाहिर के साथ होता है, उसकी सेना इतनी थक जाती है, फिर भी राजा दाहिर हार जाता है। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मैटर आपको याद रहना शुरू हो जाता है। लेकिन कब? जब आप लोगों ने क्या किया, 5 से 6 बार उस कंटेंट को ध्यान से पढ़ लिया, उसकी बार बार प्रैक्टिस हो रही है, तब जाके वो चीजें आपको अच्छे से आएगी और कहीं पर भी आप चौक करके नहीं जाओगे। आप एग्जाम में जाओगे और उस चीज को 100% सही करके आओगे, और आपको बुक पलटने की जरूरत भी नहीं होगी कि यार मैंने आंसर को सही किया था या गलत किया था। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरा जो रोल है वो रिवीजन का रोल है। एक चीज अक्सर बोली जाती है ना, अब किसी भी बड़े जिन लोगों ने अच्छे मुकाम पे हैं, उन लोगों की, जिन लोगों ने बहुत से एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो वो एक चीज जरूर बोलते हैं कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़े, तो चीजें आपको बेहतर ढंग से आएगी। क्लियर है? 2 चीजें हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा कंटिन्यूटी यानी सतता, नियमितता बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेस के लिए। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप लोगों को कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी अपने लिए, अपने अंदर। होता है क्या है स्टूडेंट के साथ कि यार
उसे जब उसने एक वीडियोस देखा मोटिवेशनल स्पीकर का, किसी आईएएस टॉपर का देख लिया, किसी एसएससी टॉपर का देख लिया, किसी अदर एग्जाम के टॉपर का देख दिया कि इसने 18 घंटे पढ़ा और 18 घंटे पढ़ने से आज आईएएस है, पीसीएस है, अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पूरी एनर्जेटिक हो गया, मैंने अपना पूरा बना लिया शेड्यूल, अपना एक टाइम टेबल बनाया, उसी तरीके से चिपका दिया दीवार पे, और 4-5 पहला दिन पढ़ा 16 घंटे, दूसरे दिन पढ़ा 12 घंटे, अगले दिन पढ़ा 8 घंटे, अगले दिन पढ़ा 6 घंटे, फिर पढ़ा 5 घंटे, फिर पढ़ा 2 घंटे, और फिर लास्ट में आ गए यार बोरियत आ रही, कौन पढ़ता। तो 6-7 दिन तक तो उसने वो प्रोसेस फॉलो कर ली, लेकिन उस प्रोसेस के कारण उसका जितना भी इंटरेस्ट था ना, वो सारा खत्म हो गया 7 दिन तक। फिर वो 7 दिन बाद ठंडा हो गया। अब फिर वो 1-1.5-2 महीने बाद यूट्यूब खोलेगा, उसके अंदर धांसू वीडियो मोटिवेशनल देखेगा वो, फिर वो मोटिवेट हो जाएगा, फिर वो वही प्रोसेस करेगा, फिर डंप, फिर वो एक बुक उठाएगा लोसेंट की, पढ़ने लग जाएगा, आधा उसके समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, छोड़ यार हटा दिया। तो ऐसा करते करते उसका बहुत सा टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूटी है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे, आज मैंने प्रयास किया, मैं 3 घंटे पढ़ा, कल मैं थोड़ा सा बढ़ाया, 5 घंटे पढ़ता हूं, 7 घंटे पढ़ता हूं, 8 घंटे, धीरे धीरे बढ़ाइए टाइम को, अपना जो स्तर है उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे अपनी बॉडी को जो यातनाएं हैं वो देना शुरू कर दीजिए आप। तो एक दिन आप वज्र सा बन जाओगे, आपको फील ही नहीं होगा यार कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितना काम कर रहा हूं। लेकिन उस काम को अपने स्किल्स, अपनी मसल्स में आपको डालना पड़ेगा, और आपको बिल्कुल भी थकावट का एहसास नहीं होगा। और जब ये सारी चीजें, जब ये पूरा रिदम आपकी, ये 3 चीजें जब आपकी स्किल्स में शामिल हो जाएंगी ना, जब नॉलेज स्किल्स का रूप धारण कर लेगी ना, तो आप लोगों को 1% कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है? इतना ठीक है, समझ लिया आप लोगों ने। चौथी जो चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट। यानी कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है। क्या आप एक अपने लिए एक पढ़ाई का माहौल पहले क्रिएट कर रहे हो। एक चीज बचपन में बोली जाती है कि मेरी दादी अक्सर बोला करती थी कि जिसके बल आसन शुद्ध उसके मंत्र शुद्ध। सबसे पहले अपना जो ठिकाना है ना, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, उसको पहले एकदम पढ़ाई वाला माहौल वहां पर क्रिएट कीजिए। उसमें आपका किसी भी तरीके से डिस्टर्बमेंट नहीं होना चाहिए। आपको 10 बार वहां पे कोई आवाज मार रहा है, यार ये चीज कर ले, वो चीज कर ले, आप कर तो पढ़ा ही रहे हो, लेकिन आपका ध्यान जो बगल में कौन क्या बात कर रहा, मम्मी क्या बोल रही, पापा क्या बोल रहे, पापा क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यार, अगर आप इन चीजों से दूर रह सकते हो ना, जो ये फालतू का डिस्ट्रैक्शन है कि कौन क्या कर रहा है, यार आप अपने आप से मतलब रखिए। जो 1 से 27 तक की जो एज होती है ना लगभग, उसमें सिर्फ बंदे को अपने बारे में पता होना चाहिए कि उसने एग्जिट में करना क्या है। अगर वो दुनियादारी के लफड़े और में पढ़ना शुरू कर देगा तो उसका, अगर वो स्टूडेंट है तो उसके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होने वाले हैं। सो प्लीज इन चीजों में अपना जो ध्यान है वो मत भटकाइए। सिर्फ अपना जो ध्यान है वो केंद्रित कीजिए कि आपने क्या पाना है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको वहां तक कैसे जाना है। क्लियर है? दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी किसी की बातों पे गुस्सा मत कीजिए। हो सकता है कि आपके मम्मी पापा आपको बोलें कि बेटा तू इतने टाइम से तैयारी कर रहा है,
तो देख लोगों के बच्चों ने क्या क्या कर लिया है, लोगों ने वो सक्सेस पा ली है, तू तो कुछ नहीं कर पा रहा है, इतना टाइम हो गया। देखिए यार, सबसे पहले ये सारी चीजें ना एक छोटी सी स्माइल रख के टालना सीखिए। जब तक आप अंदर से अपने आप को खुश नहीं करोगे ना, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते। और अपनी जो कंपेयर है ना, वो कभी किसी से मत ना होने दीजिए ना कीजिए। हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक होता है, ये रियलिटी है। आप भी, जो मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते हो, और जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकते हो यार। अगर मैं ये नहीं बोलूं, मेरे को इस बात का घमंड नहीं है यार कि मैं आपके सामने दो बातें अच्छी बोल रहा हूं तो मैं अपने आप पे घमंड हो सकते हो यार। आप मेरे से स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप भागते अच्छे हो, आप स्विमिंग अच्छे करते हो, जो मैं नहीं कर सकता। मैं भाग अच्छा नहीं सकता, मैं स्विमिंग अच्छी नहीं कर सकता, जो रियलिटी है। तो आप उस चीज में मुझसे आगे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो आपका और मेरा कंपेयर तो बनता ही नहीं यार। क्लियर है? तो हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक होता है, और वो अपनी यूनिकनेस को समझे कि वो क्या कर सकता है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है वो कीजिए। मेरे को व्यूज नहीं आते, मेरे को पता नहीं क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम है या लोग कम देखते होंगे, नहीं आते व्यूज। तो मेरे को मजा आता है ना वीडियोस बनाने में, अच्छा लगता है मेरे को। जो दो बातें मेरे को आती है वो आप लोगों तक पहुंचाने में, तो मैं बना लेता हूँ वीडियो, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है यार। और अगर मेरा मन ही नहीं होता तो मैं क्यों बनाता? मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं होता तो नहीं बनाता ना। तो जो आप में चीजें हैं ना, वो आप में यूनिक है। उस चीज को आप किसी से कंपेयर ना होने दे। और अगर आपके माँ बाप करते भी है ना, तो यार जिन लोगों ने आपको पैदा किया है तो उनका थोड़ा बहुत हक है। उनकी बातों को सुनकर या उनको बोलकर, उनका रिप्लाई करके आप लोग ना तो उन्हें हताश कीजिए और ना अपने आप हताश हो। क्योंकि आप एक चीज ना, तो आप जब आप सुनना चाहते हो किसी का, तो वो लोग कैसे जवाब सुन सकते हैं जिन जिन लोगों ने आपको पैदा किया हो। तो इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने चेहरे पे एक थोड़ी सी स्माइल रखिए और हंसकर हर चीज का रिप्लाई दीजिए। इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है दोस्ती। देखो यार, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं दोस्ती के बारे में। दोस्ती में भी दो तरह के लोग होते हैं, दुष्प्रेरक और उत्प्रेरक। मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे साथ मैं ऐसा विद्यार्थी रहा हूं कि मेरे को जो डॉन प्रवृत्ति के लड़के होते थे ना क्लास में, उनके साथ भी रहने में मजा आता था। और जो पढ़ाई करने वाले लड़के भी होते थे ना, उनके साथ भी मजा आता था। लेकिन जो थोड़ा सा इस प्रवृत्ति वाले लड़के रहते थे ना, तो उनकी वजह से माइंड कहाँ चले जाता था कि हाँ यार, टसन में रहना है, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वो करना है। तो उससे पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता था। तो जो ये उत्प्रेरक ही बोलूंगा मैं उन लोगों को, जो मेरे वो दोस्त थे, वो बार बार मेरे को बोलते थे यार ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो थोड़ा सा उस टाइप के लड़के थे, वो बोलते थे यार नहीं यार, क्या करेगा, उसने क्या कर लिया। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूं कि अपनी लाइफ में हमेशा उत्प्रेरकों से जुड़े रहिए, जो आपको बार बार इंकरेज करे कि हाँ यार, यस आप कर सकते हो। वैसे लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, उन लोगों के ग्रुप में मत रहिए जिन लोगों ने आपको बार बार ऐसी मिसालें देनी हैं, ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देने हैं कि देख यार, जब वो नहीं कर पाया ना, वो पता तेरे को 8-10 घंटे पढ़ता था, वो पता तेरे को 16 घंटे पढ़ता, उसका नहीं हुआ, तेरा क्या खाक सिलेक्शन होगा। तो वो लोग ना रियल में आप लोगों को क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको गिराने का काम कर रहे हैं। और उससे क्या है कि उससे आपको लगेगा हाँ यार, सही बोल रहा है यार भाई, तू छोड़ना, कौन पढ़ता है, क्या मिलेगा पढ़ के। लेकिन अगर आपको उत्प्रेरक मिल गया ना वहां पे, कि जो आपको बोल रहा है नहीं यार, आने वाले 2 साल में तुम वहां पे होंगे और बहुत अच्छे, तो यार एक होप मिलेगी। आप जाओगे स्टडी रूम में अपने, तो यार जहां आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो यार आपको याद आएगा कि यार मेरे दोस्त ने ये चीज बोली, यार कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी, और आप 1 घंटे और पढ़ जाओगे। फर्क किस चीज का है? फर्क सिर्फ संगति का है।
एक जगह आपको उत्प्रेरक मिल रहा है और एक जगह आपका दुष्प्रेरक मिल रहा है। तो डिसाइड आपको करना है यार कि आपको उत्प्रेरकों के साथ रहना है कि आपको दुष्प्रेरकों के साथ रहना है। और हमेशा याद रखिए कि जब जब जो इंसान उत्प्रेरकों के बारे में साथ रहता है ना, उसको हमेशा अच्छे लोग, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और जो दुष्प्रेरकों के साथ रहता है उसे हमेशा गलत रिजल्ट मिलने वाला है। ये आप 100% श्योर माने कि आपको तब तक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं जब तक आपने अपनी जो संगति है, जो आपका सर्कल है, उस सर्कल को नहीं चेंज किया। आपको सर्कल चेंज करना बेहद जरूरी है, और जब तक ये सर्कल चेंज नहीं होता है तब तक सक्सेस नहीं आने वाली। दूसरी चीज डिस्ट्रैक्शन के बारे में। आजकल मैंने एक चीज पढ़ी कहीं पे कि यार ये लॉकडाउन में बस लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, यानी कि लॉकडाउन है ठीक है, लेकिन इसमें लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। और वो लॉकडाउन कब नहीं होगा? जब हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है यार, आपको मेहनत करनी है। आपके पास ये बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम है, वो अपनी रीडिंग स्किल्स को सुधारने के लिए, अपनी अदर स्किल्स को सुधारने के लिए, अपनी स्टूडेंटों के लिए सबसे बेस्ट टाइम है यार, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अगर इस टाइम को अपने ऊपर एक निर्भरता बना लेते हैं ना, निर्भरता बना लेते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, जहां तक मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये निर्भरता बनाई यार कि कोचिंग सेंटर तो बंद हो गया यार, मैं कैसे पढ़ूंगी या मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक मेरे को कोई बताने वाला नहीं हो। यार आप बच्चे नहीं हो, सीरियसली आप बच्चे नहीं हो कि आपको कोई उंगली पकड़ के ना आ लिखना सिखाए। आप एक मेच्योर हो। जब बंदे की या बंदी की एज ना 18 साल से ऊपर हो जाती है ना, तो उसे पता है कि मेरा सही क्या है, गलत क्या है, मुझे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के लिए संसाधन बहुत सारा चीजें हैं, जो हम अपना डाटा टिकटॉक और अदर चीजों पे, गेमिंग पे या बहुत सारी चीजों पे खत्म करते हैं ना, वो डाटा अगर हम सही ढंग से यूटिलाइज करने लगे, हम यूट्यूब के माध्यम से या बहुत सारे ऐप्स हैं स्टडी के, तो उनके माध्यम से अगर नॉलेज गेन करना शुरू कर देना, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यार आप लोग ये मत सोचना कि मैं कौन होता हूं आपको बोलने वाला, या फिर क्यों मैं आप लोगों को ऐसी बातें बोल रहा हूं। देखो यार, मैं सिर्फ अपने जो मैंने लाइफ में फील किया है ना, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। मैं आपको सही में बता रहा हूं, मैंने बड़े से बड़े रेस्टोरेंटों का खाना से लेकर ऐसे ऐसे दिन भी देखे कि जब ढाबे का खाना भी नसीब नहीं होता था। तो तभी मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि लाइफ में टाइम की इंपॉर्टेंट क्या होती है। लाइफ में समय ही सबसे बड़ा बलवान है, वही आपको एक दिन स्टार बनाता है और एक दिन आपको जीरो लेवल पे भी ला लेता है। मैं यार, मेरे सामने भी ना एक टाइम पे हजार लोग बैठा हुआ करते थे मेरे को सुनने के लिए। मैं सीरियसली, आज मैं सिर्फ एक कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कोई नहीं है सुनने वाला। टाइम की बात होती है, टाइम, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो सक्सेस था वो ज्यादा था, लेकिन आज मैं कुछ नहीं हूँ, आज मैं जीरो हूँ। अपना कुछ और चीज देख रहा हूँ, पढ़ाई का स्टडी की तरफ जा रहा हूँ या फिर कुछ चीज कर रहा हूँ। तो अलग अलग टाइम की बात होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो टाइम है ना, अगर आपने इस टाइम की इंपॉर्टेंस समझ ली तो आप कभी भी नहीं हारने वाले। तो मैं बता रहा था कि वहां पे क्या सिचुएशन होती है। अगर हम निर्भरता बना लेते हैं ना कि मेरे को मेरा टीचर बताएगा, ऐसा मैं तभी पढ़ूंगा, नहीं यार, आपको सेल्फ स्टडी पे ही ज्यादा विश्वास करना है और अपने आप पे ही भरोसा रखना है। आप अकेले चीजों को हैंडल कर सकते हो यार। जरूरी नहीं है कि यार हर किसी की लाइफ में उसकी शक्ति को याद दिलाने के लिए जामंत नहीं होता यार, और हर किसी को द्रोणाचार्य नहीं मिलता है। कभी कभी एकलव्य बनकर अपने जो भले अंगूठे का दान देना पड़े, लेकिन कभी कभी कुछ सीखना भी पड़ता है, खुद की मेहनत से भी सीखना पड़ता है। तो आजकल वही टाइम है यार कि आपको खुद की मेहनत से करना पड़ेगा इस लॉकडाउन में, जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता है। और ये लॉकडाउन बहुत ही बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए, स्टडी के लिए, क्योंकि आजकल आपके पास
कोई भी सोशल डिस्टर्ब नहीं है आप लोगों के लिए कि ये चीज़ है, वहाँ जाना है, यहाँ करना है, वो आप अपने घरों में हो। लेकिन इस टाइम को अगर आप गेमिंग पे, इंडोर गेमिंग पे, यानी इंडोर गेमिंग से मेरा जो तात्पर्य है वो है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर, पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर, उन चीज़ों पे इस टाइम को व्यतीत मत कीजिए। व्हाट्सएप पे घंटों चैटिंग करके अपना टाइम ख़त्म मत कीजिए। जो खासकर स्टूडेंट है, वो जो लोग वेल सेटल है यार, उनके लिए नहीं बोल रहा यार, तुम अपनी लाइफ सेट कर चुके हो यार बाबा, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग अभी स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप के अंदर, टिकटॉक के अंदर, हाँ मूड फ्रेश करने के लिए आप थोड़ा सा बातचीत अपने जो क्लोज फ्रेंड है उनसे कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जैसे टिकटॉक है, मैं भी टिकटॉक और लाइकी जैसे ऐपों को बहुत देखता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 घंटे मैं इन लोगों को ऐप को देखता हूँ। क्यों? सिर्फ इन चीज़ों को टोटल सोशल मीडिया मिला के, क्योंकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर हम इन चीज़ों के ज़्यादा ही आदी हो जाते हैं तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी खराब रहने वाली है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम अपनी सक्सेस को फाइनल टच दे सकते हैं और इन्वायरमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हमने अपने आसपास का इन्वायरमेंट सुधार लिया, हमने जो भी अपना फ्रेंड सर्कल से लेके जो भी हमें पता होना चाहिए यार कि हमने किसकी दोस्ती करनी है। दोस्ती का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर कर्ण अगर दुर्योधन की जगह अर्जुन की दोस्ती करता ना तो आज रिजल्ट्स कुछ और होते। क्लियर है? तो इस चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप लोगों को कैसा अपना एक सर्कल बनाना है, कैसे लोगों के कांटेक्ट में रहना है, किन लोगों से सीखना है, कैसे लोगों से रहना है। दूसरी चीज, जो 18 से 19 से या 23 साल तक की जो एज रहती है ना, ये बहुत बंदे या बंदी की लाइफ में बहुत डगमगाने वाली एज रहती है। जिस बंदे ने या बंदी ने इस एज में अपने आप को संभाल लिया ना, वो बाबा सक्सेस जरूर होगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन अगर आप लोग इस एज में नहीं संभाल पाते हो और जो अपना ये क्वालिटी टाइम है ना, इसका मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट है जिसको मैनेज करते सिर्फ एक दूसरे के लिए, तो यहाँ से बहुत सी सारी चीज़ें खराब होने वाली इस एज ग्रुप में। और जब आपको होश आएगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअल में था क्या। ये चीज़ें ऐसी है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप जो अपना एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम को अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए जी रहे हो यार। और वैसा जी के कोई फायदा नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन इसी टाइम के अंदर क्या होगा कि आज आप लोग इसको टारगेट करोगे, चाहे बॉयज है चाहे गर्ल्स है, कल उसे टारगेट करोगे, परसों उसे टारगेट करोगे, और जो लास्ट में जो निचोड़ निकलेगा ना, वो शून्य निकलेगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की तरफ, अपनी स्टडी की तरफ और जो भी आपको लाइफ में पाना है उसकी ओर अगर फोकस किया ना, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स कुछ और होंगे। मैं भी आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ यार कि लाइफ इंसान को एक बार मिलती है, और अगर इंसान ने इसका जो सदुपयोग है ना वो ढंग से कर लिया तो बहुत आगे होता है, और अगर नहीं किया ना तो फिर बहुत सी रेस में वो पिछड़ जाता है। इंस्ट्रक्शंस को जो अभी मेरे द्वारा बताए गए हैं उन्हें अपने स्टडी में ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, और जो आपके सामने रिजल्ट रहने वाले हैं कुछ ही टाइम में, वो आपके सामने बेहतरीन होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की हम बात करते हैं, इतिहास की तरफ हम चलते हैं। और मेरा आप लोगों से ये भी वादा है कि हर 7वें दिन मैं आप लोगों के बीच ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज या वीडियोस या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेस लेके आऊँगा। हर हफ्ते में मैं एक बार ऐसी वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हिस्ट्री का। आज हमारी क्लास है और हिस्ट्री में हम आज जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो
सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, इस वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक राजनीतिक जीवन, दूसरा हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो अगर हम सबसे पहले ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक राजनीतिक जीवन की बात करें, तो जो ये काल था, यानी कि 1500 से 1000 BC तक का, ये जनों में विभाजित था। अलग अलग जन थे। जन यानी कि कबीलों या लोगों का समूह। जनों में कैसे विभाजित था? अलग अलग जन थे, जैसे इस तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे पुरुजन, भरतजन, यदु, तुर्वश, शिवी। तो इस तरीके से जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन था वो विभाजित था। कृवि, भलानस और विषाणिक। और जो इन जन का प्रमुख होता था, उसे जो राजा होता था, किसी भी जन का जो राजा होता था, उसे बोला जाता था जनस्व गोपा। उसे ही बोला जाता था गोपति, यानी कि गायों की रक्षा करने वाला। उसे ही बोला जाता था जनस्य गोपा। क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये क्या करता था? लोगों की रक्षा करना इसका काम था। तो इस तरीके से राजा को विषामपति भी कहा जाता था। विषामपति, क्योंकि विषामपति इसलिए कहा जाता था कि जो भी ये जन थे वो अलग अलग भागों में विभाजित थे, अलग अलग कई विषयों में ये विभाजित थे, इसलिए एक जन के राजा को विषामपति भी बोला जाता था। तो दोस्तों, अगर हम एक बार पूरे जो हमने ये देखा उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू ले लें, तो हम देखेंगे कि जो वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन है वो दो भागों में बटा है। एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लोग थे वो किस में, जो ये काल था वो किस में विभाजित था? जनों में विभाजित था। अलग अलग कबीलों में ये, यानी कबीलों या लोगों के समूह ये जन हुआ करते थे। कौन कौन से? जैसे पुरु हो गया, भरत हो गया, यदु हो गया, तुर्वश हो गया, शिवी हो गया, कृबि हो गया, भलानस हो गया, विषाणिक हो गया। तो ये इस तरीके से जन, काफी जनों में ये काल राजनीतिक रूप से बटा हुआ रहता था। तो जो यहाँ का, जो इस जन का प्रमुख होता था, जो कि यानी कि जो राजा होता था, उससे क्या बोला जाता था? उसे जनस्व गोपा बोला जाता था, उसे विषामपति भी बोला जाता था, उसे गोपति भी बोला जाता था। तो ये सारे पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन में राजा को क्या बोला जाता था और गोपति क्या है, विषामपति क्या है। तो अगर
अब हम आगे चलें तो जो जन है वो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। अगर हम समझें जन को, तो जन सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। जन का जो हेड होता था, जो प्रमुख होता था, जो राजा होता था, उसे ही जनस्व गोपा, उसे ही गौपति और उसे ही विषामपति बोल दिया जाता था। उसके अलावा जो जन होता था उसके अंतर्गत विष आते थे, और विष का जो हेड होता था, जो प्रमुख होता था, उसे विषपति बोला जाता था। और विष के अंतर्गत ग्राम आते थे, और जो ग्राम का प्रमुख होता था उसे ग्रामीणी बोला जाता था। उसके अलावा जो ग्राम थे उनके अंतर्गत ग्रह आते थे, कुल आते थे, और इन ग्रह जो मुख्य होते थे उनके उन्हें कुलपति, उन्हें कुलप और उन्हें ग्रहपति बोला जाता था। तो एक तरीके से अगर हम समझे तो जो जन थे उनके अंदर विष आते थे, सारे विष होते थे। उसके अलावा जो विष थे, जो क्षेत्र थे, उनके अंदर ग्रामीण क्षेत्र आते थे। उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनके अंदर ग्रह आते थे, कुल आते थे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन था वो किस तरीके से था। हम इसके आगे भी कल कंटिन्यू रखेंगे। आज इसलिए आगे नहीं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि बोरियत भी आप लोगों को आ जाए। तो इसके अंतर्गत इस वीडियोस में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो तैयारी के लिए ही था आज। तो दोस्तों इस तरीके से मैं और भी वीडियोस मोटिवेशनल स्टोरीज से रिलेटेड या जितने भी एग्जाम से रिलेटेड वो वीडियो आपके बीच हर 7वें दिन लाते रहूँगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को सभी स्टूडेंट तक जरूर पहुँचाएँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।